नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ISPC अकेडमी में। मैं हूं आपका एजुकेटर मयंक मिश्रा और मैं आपके लिए लेके आया हूं पॉलिटी की सीरीज जिसका ये नेक्स्ट वीडियो है। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगने पर वीडियो को लाइक करिए। और मैं आपको बता दूं कि मैं आपको पॉलिटी की सीरीज पूरी कंप्लीट सीरीज कराने जा रहा हूं डिटेल की। उसमें ये शायद चौथा पार्ट है, तो इसी तरह हमारे साथ में बने रहिए। तो पूरी की पूरी पॉलिटी मैं यहीं पे आपको कवर कराने वाला हूँ डिटेल में। तो आज का जो हमारा अगला जो टॉपिक है महत्वपूर्ण, तो उसका नाम है नागरिकता यानी कि सिटीजनशिप। तो आज हम लोग नागरिकता के जो भी प्रावधान है तो उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि अच्छा, बात कर लें कि नागरिकता जो है भारत के संविधान के किस भाग में लिखा गया है। भाग दो में। तो बात करते हैं कि भाग दो में, तो कहने का मतलब ये है कि भाग दो में नागरिकता के संबंधित जितने भी प्रावधान है वो भाग दो में दिए गए हैं। अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 जो है नागरिकता से संबंधित है। तो हम एक एक करके 5 से लेकर 11 जितने भी अनुच्छेद हैं एक एक करके समझते हैं उन अनुच्छेदों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला हमारा जो आर्टिकल है वो आर्टिकल है 5। तो आर्टिकल 5 में क्या लिखा हुआ है कि संविधान लागू होने के समय के नागरिकता। तो इसमें ये बात कही गई कि जब हमारा संविधान बना था तो उस समय नागरिकता के प्रावधान क्या थे, कि मतलब कि कोई अगर नागरिकता चाहता है तो उसको कैसे अर्जित कर, नागरिकता मतलब कि वो भारत का नागरिक कैसे बन सकता है। तो उसके लिए 3 कंडीशनें अप्लाई कर दी गई थी, यानी कि 3 शर्तें लगाई गई थी। तो वो शर्तों को एक बार हम देख लेते हैं कि यदि उसका जन्म भारत में हुआ हो, या उसके माता पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो, और तीसरी कौन सी थी, संविधान लागू होने के 5 वर्ष पूर्व भारत में वो रह रहा हो, भारत में ही रह रहा हो 5 वर्ष पूर्व से। तो ये जो 3 कंडीशनें थी इनको फुलफिल करने वाला जो पर्सन था उसको जो है भारत की नागरिकता मिल सकती थी। तो देखते हैं हम लोग हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 6। अच्छा, ये जो आर्टिकल है ये उस समय के हैं कि जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था, तो ये कंडीशन उस समय अप्लाई थी, जो वर्तमान समय में उतनी महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि अभी तो संसद जो है वो नए नए कानून बना के नागरिकता के प्रावधान निर्धारित कर देती है। तो वो करंट का टॉपिक हो जाता है, वो मैं आपको करंट में पढ़ा दूंगा। तो मतलब कि एक छोटी सी शॉर्ट जानकारी मैं आपको यहाँ पे दूंगा, जिससे कि आपका मतलब कि ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जो कि आपके पेपर में डिटेल में पूछे जाएं। तो मैं एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन आपको इन आर्टिकलों की मैं दे दूंगा। तो चलिए अगला आर्टिकल जो हमारा है वो है आर्टिकल 6। तो आर्टिकल 6 में क्या लिखा हुआ है कि कुछ वैसे व्यक्तियों के नागरिकता अधिकार जिन्होंने पाकिस्तान से भारत में प्रवजित किया हुआ। आर्टिकल 6 में ये लिखा हुआ है कि जो वो व्यक्ति जिन्होंने पाकिस्तान से आकर भारत में रहने लगे, तो उनके नागरिकता के अधिकार क्या होंगे, तो उनको क्या क्या लाभ मिलेंगे। तो ये बात आर्टिकल 6 करता है। बात कर लेते हैं आर्टिकल 7 की। तो आर्टिकल 7 में क्या लिखा है कि पाकिस्तान को प्रवजित व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। तो इस आर्टिकल में ये लिखा गया है कि जो व्यक्ति मतलब कि जो नागरिक भारत से पाकिस्तान चले गए, तो उनके नागरिकता के अधिकार किस तरह के, उनको क्या अधिकार मिलेंगे नागरिकता के। तो इसका वर्णन आर्टिकल 6 वो सॉरी 7 में किया गया है। तो नेक्स्ट आर्टिकल हमारा है आर्टिकल 8। तो आर्टिकल 8 में देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि भारतीय मूल के वैसे लोगों के नागरिकता के अधिकार जो भारत के बाहर विकास कर रहे हैं। तो जो कहने का मतलब ये है कि वो नागरिक जो, अब इनमें 2 कैटेगरी आ जाती हैं। एक आती है NRI, दूसरी आती है OCI। तो NRI को हम लोग देख लेते हैं, इनके पास में क्या होता है कि, तो अगर हम लोग NRI की बात करें तो NRI इनके पास में नागरिकता तो होती है, और नागरिक तो इनके पास में जो है NRI जो होते हैं तो इनके पास में नागरिकता तो होती है, मगर मगर ये जो है कि व्यापार करने के लिए या किसी अन्य उद्देश्य से ये लोग जो है एक समय अवधि के लिए कि ये विदेशों में चले जाते हैं। तो इनको कहते हैं NRI, जिनके पास भारतीय मूल की नागरिकता तो है लेकिन चले गए हैं व्यापार करने के लिए विदेशों में। अच्छा, OCI की बात करें तो OCI के पास में क्या होता है कि नागरिकता जो है वो नहीं होती है। अब इनके पास में नागरिकता तो होती नहीं है, क्योंकि ये वो व्यक्ति हैं जिनके वंश या मतलब कि दादा परदादा मान लीजिए कि वो दूसरे देश में गए, अमेरिका या इंग्लैंड में बस गए जाके, तो उन्होंने वहाँ की नागरिकता अर्जित कर ली। अब उनके जो बच्चे हैं, ये जो उनके अभी बच्चे हैं जो वहाँ पे रह रहे हैं, तो उनके नागरिकता के अधिकार क्या होंगे। तो ये सारी की सारी चर्चाएं जो है आर्टिकल 8 में लिखी हुई हैं। तो अब बात करते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट आर्टिकल की, जो कि आर्टिकल 9।
तो आर्टिकल 9 में क्या लिखा हुआ है देखते हैं। आर्टिकल 9 में लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति स्वेच्छा से विदेशी राज्यों की नागरिकता प्राप्त कर रहे हैं उन्हें नागरिकता नहीं मिल सकती। कहने का मतलब यही है कि आप अगर भारत के नागरिक हैं और आप विदेश गए और आपने वहाँ की नागरिकता अर्जित कर ली, तो आपकी जो भारतीय नागरिकता है वो स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। तो बात करते हैं अनुच्छेद 10 की। तो अनुच्छेद 10 में देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता। तो अनुच्छेद 10 ये कहता है कि किन 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 बेस पे आपकी नागरिकता बनी रहेगी। मतलब कि आप, जैसे कि आप दिवालिया हो गए हैं, या मतलब कि गवर्नमेंट आपको भगोड़ा घोषित कर दे, आप भ्रष्टाचार करके भाग गए, विदेश में भाग गए, तो उस उस बेस पे भी आपकी भारतीय नागरिकता नहीं बचेगी। आप दिवालिया घोषित हो गए, आपको गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट भी बर्खास्त कर सकती है आपको, कि मतलब कि आपको अगर गवर्नमेंट को लगता है कि आपने राष्ट्रीय सुरक्षा में चूक करने के लिए, मतलब कि आतंकवादी गतिविधियों में आप पकड़े गए, तो उस बेसिस पर भी जो है आपकी नागरिकता छीन सकती है। तो यही बात आर्टिकल 10 में लिखी गई है कि नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता, यानी कि किन किन बेसों पे आपकी नागरिकता बनी रहेगी। अब बात करते हैं आर्टिकल 11 की। तो देखते हैं कि आर्टिकल 11 में क्या लिखा हुआ। आर्टिकल 11 में लिखा हुआ है कि संसद द्वारा कानून बनाकर नागरिकता अधिकारों का नियमन। इसमें कहने का मतलब यह है कि संसद समय समय पर कानून बनाती रहेगी कि किस तरीके से नागरिकता के नए प्रावधान ऐड किए जाएं। मतलब कि अगर कोई वो व्यक्ति जो अभी भारत का नागरिक नहीं है, अगर भविष्य में वो बनना चाहता है, तो वो जो कानून जो है वो संसद समय समय पर तय करेगी कि वो व्यक्ति किस प्रावधान के अनुसार जो है भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। जैसे कि अभी अभी हाल ही में जो है नागरिकता संशोधन अधिनियम सरकार ने पेश किया था। मतलब कि इसी ये वाला जो जो मुद्दा था जो अभी बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ। तो इस तरीके से संसद समय समय पर कानून बनाती रहती है जिससे कि नागरिकता के प्रावधान तय होते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन जो है कि हमारे यहाँ पर एकल नागरिकता है, इसका मतलब है कि जो सेंटर और स्टेट लेवल दोनों लेवल पर ही हमारे यहाँ पे एकल नागरिकता है। कहने का मतलब ये है कि जैसे कि अमेरिका है, अमेरिका में क्या होता है कि जो यूएसए की भी वहाँ पे नागरिकता अलग है और पर्टिकुलर स्टेट की नागरिकता अलग है। तो अपने यहाँ क्या है कि पर्टिकुलर स्टेट हो गया, या मतलब कि सेंटर, मतलब कि दोनों की एक ही नागरिकता है, अलग अलग नहीं। आप सिर्फ भारतीय नागरिक ही कहलाएंगे। तो अच्छा, एक और क्वेश्चन आता है कि ये प्रावधान लिया कहाँ से गया। तो ये प्रावधान जो है वो कनाडा से लिया गया है। तो ये भी क्वेश्चन कई बार आपसे पूछा जाता है। तो चलिए आगे देखते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे जो है हमारा, आगे हम लोग बात करेंगे कि नागरिकता का अर्जन, कि मतलब कोई व्यक्ति नागरिकता का अर्जन किस किन किन बेस पे कर सकता है। तो जन्म से कर सकता है, जन्म के हिसाब से, वंश के आधार पर, पंजीकरण द्वारा, प्राकृतिक रूप से, क्षेत्र समाविष्टि के द्वारा। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि नागरिकता अर्जन के लिए क्या क्या पॉइंट होने चाहिए। तो ये ऑप्शन में आपके दे देगा, और आपसे एक नहीं होगा, या होगा तो कई मिला के भी आपसे पूछ लिए जा सकते हैं, या इनमें से एक दे रखा होगा, बाकी नहीं मिल रहे होंगे। तो इन बेस पे नागरिकता मिलती है। तो ये आपको बातें ध्यान रखनी है। अच्छा, बात कर लेते हैं कि नागरिकता की समाप्ति पर अगली बात कर लेते हैं। तो नागरिकता आपकी ख़त्म किस तरीके से होगी वो भी हम लोग बात कर लेते हैं। तो नागरिकता की समाप्ति की बात करें तो पहला पॉइंट है कि स्वैच्छिक त्याग से आप मतलब खुद ही त्याग दें कि मैं भारत का नागरिक नहीं हूँ। आप खुद ही त्याग सकते हैं इस बात को कि मैं भारत का नागरिक नहीं रहना चाहता। दूसरी बात आ जाती है कि बर्खास्तगी के आधार पर। बर्खास्तगी के आधार पर मतलब कि आपने किसी अन्य देश की नागरिकता ले ली है, तो स्वतः ही आपकी नागरिकता खत्म हो जाएगी। तो ये बात हो गई बर्खास्तगी में। तीसरा है कि वंचित करने द्वारा। वही बात है कि सरकार, मतलब कि जो गवर्नमेंट है वो आपकी नागरिकता से वंचित भी कर सकती है। कि जैसे कि आप भ्रष्टाचार करके भगोड़ा, मतलब आपको गवर्नमेंट भगोड़ा घोषित कर दे, तो आप मतलब कि बाहर चले गए, आप वापस नहीं आ रहे हैं, किसी केस में आपको उलझे हुए, जैसे कि विजय माल्या का जो केस चल रहा है। तो इस टाइप के जो केस होते हैं, तो गवर्नमेंट आपकी जो नागरिकता है वो छीन सकती है, वंचित कर सकती है आपकी नागरिकता से। मतलब कि अगर कोई राष्ट्रीय सुरक्षा से जो मुद्दे हैं आपसे, और आप उसमें संलिप्त पाए गए हैं भ्रष्टाचार या आतंकवादी गतिविधियों में, तो उस बेस पे भी आपकी जो नागरिकता है वो समाप्त की जा सकती है। तो चलिए आगे देखते हैं कि हम लोगों ने देख लिया कि किस किस तरीके से आपको नागरिकता मिलेगी, नागरिकता के क्या क्या प्रावधान है। तो हमने नागरिकता की बात कर ली। तो हमारा जो अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है मूल अधिकार। तो मूल अधिकार बड़ा टॉपिक है। तो हो सकता है मैं इसको पूरा का पूरा आज ना कवर कर पाऊँ, हो सकता है मुझे इसके लिए अगला वीडियो भी बनाना पड़े। तो देखता हूँ, अगर आज
टाइम मतलब कि कम समय में ही वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हुआ तो मैं इसको आज ही कवर कर दूंगा, नहीं तो मैं कल तो इसको कवर कर ही लूँगा। हो सकता है, उम्मीद है कि मैं 2 पार्ट में इसको कवर कर दूँ, क्योंकि एक एक पार्ट में मैं चीज़ों को खींचना नहीं चाहता कि जिससे कि आपको आधी अधूरी जानकारी मिले। तो मैं चाहता हूँ कि आपको पूरी जानकारी मिले मूल अधिकारों के बारे में। तो इसके लिए हो सकता है कि मुझे इस टॉपिक पे 2 वीडियो बनाने पड़े। तो चलिए शुरू करते हैं मूल अधिकारों के बारे में। पूरा का पूरा आज जो है मूल अधिकारों का ब्यौरा देख लेते हैं। तो मूल अधिकारों की अगर हम बात करें तो मूल अधिकारों का जो प्रावधान है वो संविधान के भाग 3 में आर्टिकल हम लोग देख सकते हैं 12 से लेकर 35 तक मूल अधिकारों से संबंधित है। अच्छा, मूल अधिकारों का प्रावधान लिया कहाँ से गया है? यूएसए से। अच्छा, एक बात मैं आपको और बता दूँ, जो मूल अधिकार जो हैं यूएसए से लिए तो ज़रूर गए हैं, लेकिन बात बात पता क्या है कि जो यूएसए में भी इतने मतलब कि प्रावधान नहीं है जितने अपने यहाँ ऐड कर दिए गए। कहने का मतलब ये है कि जो जहाँ से हम लोगों ने यूएसए से लिए गए हैं उनसे ज़्यादा प्रावधान जो है हमारे संविधान में ऐड करे गए हैं। मतलब कि आप सोच सकते हैं कि जो संविधान के निर्माता थे उन्होंने अपना मतलब कि कितना जो है मेहनत इस पर की होगी। तो चलिए शुरू करते हैं मूल अधिकारों के बारे में। अच्छा, ये क्यों इम्पोर्टेंट है ये भाई, ये हम लोग देख लेते हैं। ये व्यक्ति के चहुमुखी विकास के लिए आवश्यक है। मतलब कि जो पर्सन है, एक जो पैदा होने के बाद में उसको क्या क्या चाहिए, ये मूल अधिकार अगर नहीं होते ना तो कहीं ना कहीं उसके विकास इतना ज़्यादा नहीं हो पाता है। क्योंकि अब देख लेते हैं कि किस तरीके से ये विकास के लिए, जैसे कि ये भौतिक हो गया, बौद्धिक हो गया, नैतिक हो गया, आध्यात्मिक, ये इन सब के विकास के लिए मूल अधिकार आपके पास, मूल अधिकार आपको मिलने ही चाहिए। अगर मूल अधिकार नहीं होंगे तो आपकी वृद्धि रुक जाएगी, ग्रोथ रुक जाएगी इन पॉइंटों पे। तो चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या है इसमें। तो बात करते हैं कि मूल रूप से जो है संविधान में 7 मूल अधिकार थे। तो मूल रूप से कितने थे? 7। अच्छा, एक जो है संपत्ति का अधिकार, उसको निरस्त कर दिया गया, वो भी अभी हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं कि कौन कौन से 6 हैं। तो पहला था कि समता का अधिकार, आर्टिकल 14 से लेकर 18 जो है समता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से लेकर 18 में समता के अधिकार का वर्णन किया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 अनुच्छेद। तीसरा जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 अनुच्छेद। धर्म की स्वतंत्रता की बात कर लेते तो 25 से 28 अनुच्छेद। बात करते हैं पांचवें मूल अधिकार की, तो संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है जो 29 से 30 में दिया गया है। अच्छा, छठवां क्या था कि संपत्ति का अधिकार जो था, संपत्ति का अधिकार था जिसको अभी निरस्त कर दिया गया है। तो अच्छा, निरस्त कब किया गया ये भी देख लेते हैं हम लोग। निरस्त किया गया है कि 44वां संविधान संशोधन 1978 हुआ, तो उसमें जो है संपत्ति के अधिकार को निरस्त कर दिया गया, जो कि आर्टिकल 31 में था। अब इसका वर्णन कहाँ पे? भाग 7 में इसको उठा, अब मतलब कि यहाँ मूल अधिकारों से उठाकर इसको भाग 7 और अनुच्छेद 300 के का में रख दिया गया है संपत्ति का अधिकार। तो अगला जो मूल अधिकार है वो क्या है कि सांविधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। तो अभी मैंने ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया, और जितने भी आपके ये जो है आर्टिकल हैं अब मैं एक एक करके आपको डिटेल में समझाऊंगा। तो आप टेंशन ना लीजिए, अभी मैंने इसको एक शॉर्ट तरीके से समझा दिया है, बाकी के जो मैं अभी आपको डिटेल में भी समझा दूंगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि मूल अधिकारों की विशेषताएं क्या हैं। कुछ विशेषताएं हैं, कुछ क्या काफ़ी हैं जो मुझे इंपॉर्टेंट लगी, वो मैं आपको समझा दे रहा हूँ कि अच्छा, विशेषताएं मतलब किसी भी चीज़ की आपसे विशेषता पूछ ली जाती है तो मतलब कि जितने भी उसमें पॉइंट है वो कहीं ना कहीं उसके सारे विशेषताएं हैं। मतलब कि संविधान में जितने भी अनुच्छेद दिए गए हैं वो सारे के सारे आप कह सकते हैं। जैसे कि क्वेश्चन अगर कभी आपसे मेंस में पूछ लिया जाए कि संविधान के मतलब कि मूल अधिकारों की विशेषता क्या है, तो आप एक एक आर्टिकल में जो चीज़ें लिखी हुई हैं तो आप उन्हीं पॉइंटों पे आप अपना आंसर लिख देंगे, तो वो कहीं ना कहीं वो सारी की सारी मूल अधिकारों की विशेषताओं में ही आ जाती हैं, जो भी आपको याद रहे। तो 2-4 विशेषताएं मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जैसे कि पहली विशेषता है कि कुछ नागरिकों के लिए है और जबकि अन्य सभी व्यक्तियों के लिए। मतलब कहने का मतलब है कुछ जो मूल अधिकार हैं वो सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए हैं, और कुछ जो मूल अधिकार हैं वो विदेशियों के लिए भी है। तो ये आगे मैं आपको ये भी मतलब कि समझा दूंगा कि कौन कौन से मूल अधिकार जो हैं वो सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए हैं और कौन कौन से विदेशी नागरिकों के लिए भी हैं। तो ये हम लोग आगे आने वाले समय में देखने वाले हैं। तो अगली जो हमारी विशेषता है कि ये असीमित नहीं है और लेकिन बाद योग्य है। कहने का मतलब है कि ये असीमित नहीं है, इनको घटाया बढ़ाया जा सकता है, और लेकिन ये बाद योग्य है। मतलब कि आप इनको लेके अगर आपके मूल अधिकारों का हनन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। कहने का मतलब है इसीलिए कहते हैं कि ये बाध्य योग्य है। और आगे देखते हैं कि राज्य उन पर युक्त युक्त प्रतिबंध लगा सकता है।
तो अगर गवर्नमेंट चाहे तो इन पर प्रतिबंध भी लगा सकती है। अच्छा, वो कौन कौन से पॉइंट हैं वो भी हम आगे हम लोग देखेंगे कि किस किस बेस पे प्रतिबंध लगा सकती है। कहने का मतलब ये है कि आपको मतलब कि मूल अधिकार दे दिए गए हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब कि आप उन मूल अधिकारों का उपयोग करके दूसरे व्यक्ति के मूल अधिकारों का मतलब हनन करने लगे, तो इस बेस पे राज्य जो है आप पर प्रतिबंध लगा सकता है आपके मूल अधिकारों पर। तो वो बातें हम आगे हम चर्चा करेंगे। अच्छा, जो तीसरा पॉइंट है महत्वपूर्ण, वो भी हमने इसकी विशेषता देख लेते हैं कि ये न्यायोचित है। ये व्यक्तियों को अदालत जाने की अनुमति देती है। वही कहने का मतलब है कि आप अगर आपके मूल अधिकारों का हनन होता है तो आप न्यायालय की शरण में जा सकते हैं। अगला क्या है कि ये स्थायी नहीं है, इनको संसद इनमें जो है कटौती या कमी कर सकती है। तो हम लोगों ने जो कुछ विशेषताएं वो देख ली। आप लोग और भी अपनी विशेषताएं समझ सकते हैं कि जो आर्टिकल में लिखा हुआ है वो कहीं ना कहीं सारी की सारी विशेषताएं हैं। तो आप लोग जो है और भी पॉइंट अपने ऐड कर सकते हैं उस पर। तो चलिए हम लोग जो है अब शुरू करते हैं कि जो आर्टिकल हमारे हैं 12 से लेकर 35, तो उनको एक एक करके मैं समझाऊंगा। तो देखते हैं कि हमारा जो आर्टिकल है 12, तो हमारा जो आर्टिकल 12 है, तो 12 में हम लोग देख लेते हैं कि 12 में क्या है। 12 में क्या दिया हुआ है कि राज्य की परिभाषा। अच्छा, 12 में दिया गया है कि राज्य क्या होगा। तो मतलब कि एक दो पॉइंट मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जैसे कि हम लोग बोलते तो हैं कि राज्य क्या हो, भारत एक राज्य है। मतलब वैसे हम नॉर्मल हम लोग बोलते हैं कि भारत एक देश है, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी मतलब कि ये भी आप बोल सकते हैं कि भारत एक राज्य है। तो जो राज्य की परिभाषा है, मैं राज्य में क्या क्या चीज़ें हैं जो राज्य हो सकती हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जैसे कि जो गवर्नमेंट हमारी है वो राज्य है। जैसे कि संसद हो गई राज्य है। और जो स्टेट की गवर्नमेंट है वो भी राज्य बोला जा सकता है कि विधानमंडल है वो भी राज्य हो गया। नगर पालिकाएं, पंचायत, जिला बोर्ड और न्यास जितने भी हैं ये सभी कहीं ना कहीं राज्य के अंडर ही आते हैं। मतलब इनको आप राज्य ही बोलेंगे। और जैसे कि कुछ प्राधिकरण हैं, गैर संवैधानिक प्राधिकरण हो गए, LIC हो गया, ONGC सेल हो गया, ये कहीं ना कहीं सभी राज्य के अंदर में ही आते हैं। तो अगर आप से कोई पूछ ले कि राज्य क्या है, जैसे कि कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो वो भी कहीं ना कहीं राज्य के अंडर में ही आता है। तो राज्य के अंदर देख लिया कि आप लोगों ने देखा कि मैंने जितने भी पॉइंट बताए ये सब कहीं ना कहीं राज्य के अंदर में ही आते हैं। तो तो हम लोग अपना जो है अगला आर्टिकल देखेंगे। आर्टिकल 13 की बात कर लें तो आर्टिकल 13 में लिखा हुआ है कि मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां शून्य होंगी। इसका मतलब यह है कि जैसे कि अगर गवर्नमेंट जो है कोई ऐसा कोई ऐसा कानून ले आए जिससे कि आपके मूल अधिकारों का हनन होता हो तो वो स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। ये बात आर्टिकल 13 में लिखी हुई है कि ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट कोई ऐसा नया कानून बना दे कि जो है कि जिससे आपके मूल अधिकार छीन लिए जाएं। मतलब कि एक होता है कि लीगल तरीके से या इलीगल तरीके से अगर आपके मूल अधिकारों का हनन होता है तो इसमें लिखा हुआ है कि वो स्वतः ही ऐसी विधियां समाप्त हो जाएंगी जो मूल अधिकारों का हनन करेंगी। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग अनुच्छेद 14 की बात कर लेते हैं। तो अनुच्छेद 14 की बात करते हैं तो अनुच्छेद 14 में क्या लिखा हुआ है कि कानून के समक्ष समानता। तो अनुच्छेद आर्टिकल मतलब कि जो 14 है वो हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए इसके बारे में हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि अच्छा, इसमें दो पॉइंट है कि मतलब कि इसमें कहा गया है कि कानून के समक्ष सभी समान होंगे। ठीक है, तो इसमें भी लेकिन दो पॉइंट है, जैसे कि समानताओं में भी दो पॉइंट है। जैसे कि एक विधि के समक्ष समता, ये प्रावधान लिया गया है यूके से। अच्छा, इसमें क्या है कि विधि के समक्ष समता का मतलब है कि एक जो कानून पर्टिकुलर कानून बना दिया गया है तो उसके मतलब के दायरे में सभी समान हो गए। मतलब कि एक जैसे कि संसद ने कानून बना दिया तो वो सभी व्यक्तियों के लिए समान होगा, जैसे चाहे वो आम आदमी हो, चाहे गवर्नमेंट का एम्प्लॉय हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति। ये प्रावधान इसमें दिया जाता है कि विधि के समक्ष समता में आ जाता है। अच्छा, दूसरा प्रावधान कैसा है कि विधियों का समान संरक्षण। ये कहाँ से लिया गया, ये USA से लिया गया। अच्छा, ये किस बेस पे बात करता है, ये समानों में समान की बात करता है। अच्छा, समानों में समान कैसे कि जैसे कि मान लीजिए कि अगर अभी एक आम आदमी है, ठीक है, तो जो कानून उस पर लागू होगा एक दूसरा आम आदमी उस पर वही वही कानून सेम कानून उस पर भी लागू होगा। अब मान के चलिए कि जैसे जो आम आदमी नहीं है, मतलब कि मान के चलिए कोई सिविल सेवक है, IAS अधिकारी है, ठीक है, और दूसरा IAS अधिकारी है, तो उन लोगों के जो कानून है वो अलग हो जाएंगे। वो कहीं ना कहीं आम आदमी की श्रेणी से हटकर अलग हो जाते हैं। अब पता चले कि एक IAS अधिकारी जो है और एक आम आदमी दोनों के लिए सेम कानून नहीं हो सकते ना कहीं उनमें जो चीज़ें हैं। तो ये बात उनको लेकर कही गई है कि विधियों में समान संरक्षण, मतलब कि समानों में समान। जैसे कि एक
कहने का मतलब एक स्टेट का राज्यपाल है दूसरा, और दूसरा राज्यपाल दूसरे स्टेट का राज्यपाल, तो कहीं ना कहीं उनके लिए समान कानून हो गए। आम आदमी के लिए अलग कानून हो जाएंगे, और गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो गए या कोई अलग पद पर है तो उसके लिए अलग कानून हो जाएंगे। मतलब कि समानों में समान की बात कही गई है। तो इन दोनों का जो है बैलेंस किया गया है हमारे संविधान में। और हम जो हमारे जो संविधान निर्माता थे, तो उन्होंने इस चीज़ को बैलेंस करके रखा हुआ है कि समानों में समान और विधि के समक्ष समता, इन दोनों का जो है बैलेंस बना के हमारे जो है संविधान में लिख के गए हुए वो लोग। तो उम्मीद है कि आप लोग ये समझ चुके होंगे। तो जो हमारा नया आर्टिकल है वो बात करते हैं अनुच्छेद 15। तो अनुच्छेद 15 में क्या लिखा हुआ है, चलिए हम लोग देखते हैं। तो अनुच्छेद 15 में लिखा हुआ है कि धर्म, प्रजाति अथवा नस्ल, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव से निषेध। कहने का मतलब है कि कहने का मतलब है कि जो राज्य है वो धर्म, प्रजाति, नस्ल, जाति, लिंग मतलब जन्म स्थान के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। तो देखते हैं कि अच्छा इसमें अपवाद भी हैं। जैसे कि अब इतना तो आपने पढ़ लिया, तो आप कहोगे कि मतलब कि जैसे कि बात आ जाती है कि अब बात की बात कर लूँ मैं, कि जैसे कि बच्चों व महिलाओं के लिए विशेष व्यवस्था है, कहीं ना कहीं आरक्षण। जैसे कि हम लोग ट्रेन की टिकट लेने जाते हैं, तो वहाँ पे महिला काउंटर अलग हो जाता है, पुरुष का अलग हो जाता है। आप कहोगे कि सर जब सभी के लिए समान व्यवस्था है तो इसमें आरक्षण क्यों? तो मतलब कि ये एक्सेप्शन हमारे संविधान में ही लिखा गया है कि अगर जो है कि गवर्नमेंट चाहेगी तो जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं या दिव्यांग जन हैं, तो उनके लिए अलग से प्रावधान कर सकती है गवर्नमेंट। तो वही बात आ जाती है आरक्षण का। कहीं ना कहीं मतलब कि यहीं पे दिख जाता है कि महिलाओं के लिए अलग से है, बच्चों के लिए अलग। तो मतलब कि ये आरक्षण ठीक है फिलहाल में, मतलब कि जिन लोगों को ज़रूरत है कहीं ना कहीं बच्चों या दिव्यांग हो गए, तो उनके लिए कुछ ना कुछ अलग सुविधाएं करनी ही चाहिए गवर्नमेंट को। तो जो अगला जो नेक्स्ट जो है एक्सेप्शन, वो हम लोग देखते लेते हैं। जैसे कि SC ST की बात कर ले, तो विधानमंडल में इनके लिए सीटें अलग से रिजर्व कर रखी हैं। जो शिक्षण हमारे शैक्षणिक संस्थान होते हैं उनमें मतलब कि जो फीस जो है वो फीस इनके लिए कम रखी जाती है, कहीं ना कहीं जो अदर अदर कैंडिडेट होते हैं उनकी अपेक्षा। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे जो हमारा आर्टिकल है उसकी बात करते हैं। आर्टिकल 16 की अगर हम बात करें तो देखते हैं कि आर्टिकल 16 में क्या लिखा हुआ है। आर्टिकल 16 में जो लिखा हुआ है वो लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। मतलब कि क्या है कि वही बात है कि गवर्नमेंट जो है वो धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या निवास स्थान के आधार पर राज्य जो है वो किसी भी रोजगार या कार्यालय के लिए अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। मतलब कि जो पॉइंट मैंने आपको बताया, इन पॉइंटों को लेकर गवर्नमेंट ये नहीं कह सकती है कि आपको इस नौकरी में नहीं रखा जाएगा। तो फिर बात आती है कि सर कि आरक्षण मतलब कि कहाँ से आ गया है, ये तो ऐसा होता ही नहीं है। तो इसमें भी एक्सेप्शन है कि संविधान निर्माता लिख के गए कि मतलब कि क्या लिख के गए कि संसद यदि चाहे तो नियुक्ति की आरक्षण की व्यवस्था कर सकती है जिनका कि राज्य में समान प्रतिनिधित्व नहीं है। कहने का मतलब अगर संसद चाहे या विधानमंडल चाहे तो इस पे कानून बना सकती है कि मतलब कि जो जो मतलब कि SC ST हो गए या महिलाएं हैं, मतलब कि अगर गवर्नमेंट को लगेगा कि इनका प्रतिनिधित्व नहीं है तो उनके लिए अलग से व्यवस्था कर सकती है आरक्षण की। तो यही बात उसमें लिख दी गई है। तो यहीं से आरक्षण का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ है। तो अच्छा एक इसी इसी आर्टिकल 16 से रिलेटेड एक जो है आयोग बना था। तो बात कर लेते हैं मंडल आयोग, बहुत ही महत्वपूर्ण आयोग बना था मंडल आयोग। तो देख लेते हैं कि ये किस लिए बना था। तो चर्चा करते हैं मंडल आयोग की। इसका गठन जो है वो 1979 में किया गया था। तो उस समय जो हमारे प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई, उनकी सरकार थी। तो ये जो है द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग गठन हुआ था, मंडल आयोग। तो ये किस लिए गठित हुआ था कि ये OBC के लिए, मतलब कि जो पिछड़ा वर्ग जो है उसकी स्थिति की रिव्यू करने के लिए गठन हुआ था। देखते हैं कि अनुच्छेद 340 के तहत संविधान पिछड़े वर्ग के लोगों की शैक्षणिक एवं सामाजिक स्थिति की जांच करते हुए उनकी उन्नति के लिए सुझाव प्रस्तुत करने की व्यवस्था करता है। तो ये OBC के लिए मतलब कि उस समय रिव्यू करने के लिए बना था कि उस समय OBC की स्थिति कैसी है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसमें क्या था देखते हैं। उसके बाद में क्या हुआ कि जो आयोग बना था उसने आयोग ने अपनी रिपोर्ट जो है 1980 में प्रस्तुत की। तो और जो है उस समय जो है 3743 जातियों की पहचान की आयोग ने, जो कि सामाजिक एवं शैक्षणिक आधार पर पिछड़ी हुई थी। तो और जो जो ये 3743 जो जातियां हैं इनकी पहचान की, इनकी टोटल आबादी जो थी वो पूरी जनसंख्या में 52% थी। तो उसके बाद में आयोग ने जो सिफारिश की
तो आयोग ने क्या सिफारिश की कि 27% जो है आरक्षण, ये जो 52% जो है आबादी, इनको 27% आरक्षण इन लोगों को देना चाहिए, मतलब कि नौकरियों में। तो आगे हम लोग देखते हैं कि ये सिफारिश करने के बाद में क्या हुआ। तो सिफारिश करने के मतलब कि 10 वर्ष पश्चात यानी कि 1990 में बीपी सिंह मतलब प्रधानमंत्री बने। तो बीपी सिंह सरकार ने सरकारी सेवाओं में ओबीसी के लिए 27% आरक्षण की इन्होंने घोषणा कर दी। अच्छा, देखते हैं कि इन्होंने क्या हुआ कि घोषणा कर दी कि नौकरियों में 27% आरक्षण दिया जाएगा। तो आगे हम लोग देखते हैं कि आगे क्या हुआ कि दोबारा 1991 में नरसिम्हा राव जो सरकार ने 2 परिवर्तन प्रस्तुत किए। तो देखते हैं कि क्या क्या इन्होंने परिवर्तन करने के लिए ये कहा कि 27% जो ओबीसी में है वो गरीब लोगों को प्रमुखता जैसे आर्थिक आधार पर आरक्षण। कहने का मतलब कि जो 27% जो आरक्षण है उसको कहीं ना कहीं मतलब कि आर्थिक आधार मिलना चाहिए, कि मतलब कि जो ओबीसी वाले हैं, जो मतलब कि जो ठीक ठाक मतलब कि पैसे वाले हैं या मतलब कि उच्च पद पे हैं, आसीन हैं, तो कहीं ना कहीं उनको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। जो गरीब लोग हैं, जो आरक्षण के सही हकदार हैं, उनको मिलना चाहिए। अच्छा, दूसरा जो परिवर्तन इन्होंने क्या प्रस्तुत किया, ईडब्ल्यूएस जो कि अभी लागू हो चुका है। इस मतलब कि इन्होंने भी उस समय 10% की व्यवस्था की थी कि ये जो उच्च जातियों के लिए जो आरक्षण है, उनको उच्च जाति के जो गरीब लोग हैं उनको भी 10% आरक्षण मिलना चाहिए, ये बात भी इन्होंने प्रस्तुत की थी। तो देखते हैं फिर आगे क्या हुआ। आगे ये मामला चला गया कोर्ट में। जब कोर्ट में चला गया तो उस समय बात आती है कि ये मंडल केस के नाम से जो है 1992 मामला जो है कोर्ट चला गया। तो उसमें क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट जो थी उसने कहा कि आप ये 27% वाला आरक्षण तो आपका मान लेंगे, लेकिन जो 10% वाला है इसको सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि ये आपका संवैधानिक नहीं है। तो आगे देखते हैं फिर क्या हुआ। तो बात कर ली हम लोगों ने आरक्षण पे कि किस किस कौन सा आयोग बना था, तो किसने मतलब कि 27% का जो आरक्षण है ये ओबीसी का कहाँ से आया, तो ये चीज़ें हम लोगों ने देख ली। तो आगे जो हमारा आर्टिकल है, बात करते हैं अनुच्छेद 17 की। तो चलिए देखते हैं कि अनुच्छेद 17 में क्या लिखा हुआ है। तो अनुच्छेद 17 में लिखा हुआ है कि अस्पृश्यता का अंत, मतलब कि छुआछूत का अंत। मतलब कि पहले क्या था कि आज़ादी से पहले की मतलब कि जो एससी एसटी के जो लोग होते थे, तो जो उच्च जाति के ओबीसी या जनरल वाले जो थे, मतलब कि छुआछूत उनसे मानते थे, उन मतलब कि उनको टच नहीं कर सकते और उनका मतलब कि उनके घर पे नहीं आना जाना था, उनके साथ में बैठ के खाना पीना नहीं हो सकता था। तो मतलब ये जो छुआछूत का जो था कि मतलब कि उस समय क्या था कि पूजा स्थल जो थे उनमें इन लोगों को नहीं आने दिया जाता था। उस समय के जो होटल या मनोरंजन जो भी स्थल थे, तो उन उन जगहों पर इनके लिए मनाई थी, एससी एसटी के लिए कहीं ना कहीं। तो उसके बाद में क्या हुआ, तो इस इसी इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए हमारे जो संविधान निर्माता हैं उन्होंने इस आर्टिकल में लिख दिया कि हमारा जो संविधान है वो अस्पृश्यता का अंत करता है। अगर मतलब कि अगर कोई अगर इसको जो है अगर अस्पष्टता के आधार पर कोई भेदभाव करेगा तो उसको दंडनीय होगा, मतलब न्यायालय उसको दंड देगा। तो आगे हम लोग देख लेते हैं कि क्या हुआ। तो अगला जो हमारा आर्टिकल है वो है आर्टिकल 18। तो आर्टिकल 18 की हम लोग बात करें तो देखते हैं कि आर्टिकल 18 में क्या लिखा हुआ है। तो आर्टिकल 18 में लिखा हुआ है कि उपाधियों का अंत, मतलब कि अच्छा, मतलब कि क्या था कि जब हमारा संविधान बना नहीं था तो उससे पहले कि उपाधियां चलती थी, जैसे कि महाराजा हो गया, राज बहादुर, राय बहादुर, राजा साहब, दीवान बहादुर आदि जो है मतलब कि उपाधियां चलती थी। तो इससे कहीं ना कहीं भेदभाव का माहौल क्रिएट हो जाता था कि, तो इससे क्या था कि भेदभाव का माहौल क्रिएट हो रहा तो इसी वजह से संविधान के जो निर्माताओं थे उन्होंने इन उपाधियों का अंत कर दिया। अच्छा, सेना या विद्या संबंधी ये 2 उपाधियां हैं जिनको अभी भी आप ले सकते हो, जो आपको सेना या विद्या संबंधी उपाधियां आपको प्रदान की जा सकती हैं। अच्छा, एक और बात आती है कि पद्म भूषण, पद्म श्री जो है इनको क्या किया, न्यायालय ने कहा कि ये पुरस्कार हैं, उपाधियां नहीं है, तो ये पुरस्कार के तौर पर आपको मिलते हैं। लेकिन एक बात और है कि मतलब कि आपको जैसे कि पद्म विभूषण आपको मिल गया है, तो इसको आप जो है उपसर्ग प्रत्यय का मतलब है कि आप अपने नाम के आगे पीछे नहीं इसको ऐड करेंगे कि ये नहीं कि जैसे कि आपका नाम, जैसे कि मान लीजिए कि आपका नाम राजीव है, तो आप राजीव के आगे पीछे नहीं लिख सकते हैं कि पद्म विभूषण राजीव या राजीव पद्म विभूषण। तो अगर आपने ऐसा करते हुए पाएंगे तो आपकी जो उपाधि मतलब कि जो पुरस्कार है इसको समाप्त कर दिया जाएगा, इस ये आपको छीन लिया जाएगा। तो आगे जो है सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल जो है अनुच्छेद 19। तो अनुच्छेद 19 पे हम लोग आ जाते हैं। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है मतलब 19 में। तो चलिए 19 अब हम लोग बात करते हैं अनुच्छेद 19 की। तो अनुच्छेद 19 में देखते हैं क्या क्या लिखा है।
अनुच्छेद 19 में क्या लिखा है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित अधिकारों का संरक्षण। तो इसमें अनुच्छेद 19 में पॉइंट दिए हुए हैं जो एक एक करके हम लोग समझेंगे। तो पहला पॉइंट है कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो मतलब कि कहने का मतलब है कि आप आपको बोलने की स्वतंत्रता है, मतलब कि आप अपने विचारों को प्रसारित कर सकते हैं। व्यावसायिक मतलब विज्ञापन की स्वतंत्रता है, मतलब कि आप कोई विज्ञापन कर रहे हैं तो आप अपने जो विचार हैं अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड आप उसको प्रचार कर सकते हैं। कहीं अब मतलब कि जैसे कि फ़ोन टैपिंग के विरुद्ध भी आपका अधिकार है कि जैसे कि आप नहीं चाहते हैं कि कोई आपकी बातें सुने, तो आप फ़ोन टैपिंग के विरुद्ध भी आपको अधिकार है। आपको मतलब कि सरकारी जो गतिविधियां आपको उनको जानने का अधिकार है, शांति का अधिकार है, किसी अखबार पर पूर्व प्रतिबंध के विरुद्ध अधिकार है। तो ये कहीं ना कहीं अधिकार आपको बोलने के मिले हैं। अच्छा, इन पर जो है बात आ जाती है कि आपको बोलने के अधिकार तो मिले हैं पर इन पर प्रतिबंध भी लग सकता है आपके बोलने पर। और वो प्रतिबंध किस तरीके से लगेगा कि जैसे कि अगर अगर गवर्नमेंट को लगता है कि आपने भारत की एकता और संप्रभुता जो है उसके खिलाफ बोल रहे हैं, राज्य की सुरक्षा के खिलाफ बोल रहे हैं, आप न्यायालय की अवमानना के खिलाफ बोल रहे हैं, तो आपके जो बाकी व्यक्ति की स्वतंत्रता है वो छीन ली जाएगी। अगली हम लोग देखते हैं कि शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन करने का अधिकार। इसका मतलब ये है कि आप बिना हथियार के जो है किसी स्थल पर आप एकत्रित हो सकते हैं, सम्मेलन कर सकते हैं। मतलब कि इसमें ये कहा गया है कि यह व्यवस्था हिंसा, अव्यवस्था, गलत संगठन या सार्वजनिक शांति भंग करने के लिए नहीं है। कि आप ऐसा नहीं है कि आप अव्यवस्था इकट्ठा होने के बाद में वहाँ पे अवस्था फैला दो। तो आप शांति मतलब शांति से आप सम्मेलन वहाँ पे कर सकते हैं, कोई मतलब कि हिंसा नहीं होनी चाहिए। अच्छा, बात आती है कि इस पर भी जो है प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इस पर कैसे लगाया जा सकता है, तो हम लोग बात करते हैं कि जैसे कि आप इकट्ठा होने का जो प्रावधान दिया गया, आप पता चले कि रोड पे ही इकट्ठा हो लिए, जैसे कि आपने रोड जाम कर दी, यातायात नियंत्रण विफल हो गया, आप मतलब कि इकट्ठा होने के बाद में आप दंगा करने लगे, हड़ताल करने लगे, तो उस बेसिस पे आपका ये अधिकार छीन लिया जाएगा। तो आप जो है फिर उस स्थिति में आप इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। तो बात करते हैं तीसरे पॉइंट की कि संघ या सहकारी समितियां बनाने का अधिकार। अच्छा, कहने का मतलब ये है कि आप अपना मतलब कि राजनीतिक दल बना सकते हैं, अपनी समितियां बना सकते हैं, अपना क्लब बना सकते हैं, अपना संगठन बना सकते हैं, व्यापारिक संगठन इत्यादि मतलब कि आप बना सकते हैं। तो ये आपको अधिकार मिला हुआ है अनुच्छेद 19 के तहत। अच्छा, इस पर किस तरीके से प्रतिबंध, बाकी मतलब कि ये जितने भी अनुच्छेद हैं दिए गए हैं तो आपको दिए तो गए हैं पर कहीं ना कहीं इन सब पे प्रतिबंध लग सकता है। तो वो भी हम लोग साथ में देखते जाएंगे। वही मतलब कि रीजन इसमें भी आ जाते हैं कि जैसे कि अगर गवर्नमेंट को लगा कि भारत की एकता एवं संप्रभुता खतरे में है, अगर पता चला कि आप जो है संघ बनाने के बाद में आप हड़ताल करे दे रहे हैं, कहीं पे हिंसा आप करे दे रहे हैं संघ बना, तो फिर ये अधिकार आपसे छीन लिया जाएगा। फिर नहीं कि आप अपना संघ बना सकते हैं। तो जो अगला पॉइंट है वो हम लोग देख लेते हैं। अच्छा, ये एक छोटी सी सिली मिस्टेक हो गई है, ये पॉइंट ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर लिख गया, तो मैं ये आपको बता दे रहा हूँ कि बाद में ऐसा ना हो कि आप सोचे कि सर ने ये मतलब कि ऊपर नीचे कर दिया है। तो मैं अभी पहले से ही बता दे रहा हूँ। तो जो अगला पॉइंट है वो हम लोग देखते हैं कि भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निर्बाध घूमने और बस जाने के निवास का अधिकार। तो मतलब कहने का मतलब है कि आप भारत के राज्य क्षेत्र में मतलब कोई हिस्से में आप निर्बाध घूम सकते हो या मतलब वहाँ बस सकते हो। मतलब कि बसने का मतलब है कि वहाँ पे रह सकते हो। अच्छा, रहने का मतलब होता है कि आप स्थायी रूप से भी रह सकते हो और अस्थायी रूप से भी रह सकते हो। तो कहीं ना कहीं अब मतलब कि गवर्नमेंट ने मतलब कि संविधान में तो ये लिखा है, लेकिन आप इस पर भी आप पे प्रतिबंध लग सकता है। मतलब किस तरीके से, कहने का मतलब ये है कि मतलब कि कोई शेड्यूल मतलब कि अनुसूचित जाति का जो एरिया है, जो जंगलों में रहते हैं, आप पता चले वहाँ पे रहने पहुँच गए, जब वहाँ पे रह रहे हैं और आप उनका शोषण कर रहे हैं, मतलब कि वो इतनी नॉलेज उनको नहीं है, आप जाके वहाँ पे उन पर शासन करने लगे, तो इस बेस पे आपसे ये जो मूल अधिकार है ये आपसे छीन लिया जाएगा। तो आप इस बेस पे वहाँ नहीं रह सकते। बाकी के जो नॉर्थ ईस्ट के राष्ट्र हैं वो उन लोगों ने वहाँ पे कुछ अलग अलग कानून बना रखे हैं पार्टिकुलर स्टेट मतलब कि जगह के लिए। तो वो जगह चिन्हित करके रखी हैं, आप मतलब कि वहाँ बिना इजाज़त के नहीं जा सकते हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आवाज़ संचरण करने का अधिकार। वही बात है कि आप भारत का जो राज्य क्षेत्र है उसमें आप कहीं पे भी घूम सकते हैं, यही बात इसमें लिखी गई हुई है। पर वही बात है कि आप लिख तो दिया गया, लेकिन यहाँ पर भी आप प्रतिबंध आप पे लगाए जा सकते हैं कि वही SC ST वाला जो मुद्दा आ जा सकता है कि वहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, मतलब गवर्नमेंट
कई एरिया जो है वो जैसे कि सिक्योरिटी पर्पज से कोई महत्वपूर्ण एरिया है तो वहाँ पे भी आपको रोक लग सकती है। तो प्रतिबंध कहीं ना कहीं हमारे जो मूल अधिकार हैं दिए तो गए हैं, पर कहीं ना कहीं इन पे बहुत ज़्यादा ही इन पे प्रतिबंध भी लगा दिया गया, मतलब कि जो ठीक भी है, जो लगना ही चाहिए कि अगर आपको हर जगह जाने का अलाउ कर दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय सुरक्षा भी खतरे में आ जाएगी। तो अगला हम लोग देखते हैं कि कोई भी वृत्ति, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार। कहने का मतलब है कि आप जो है देश में मतलब कि कोई भी आप व्यापार कर सकते हैं, कारोबार कहीं पे भी कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं अब लेकिन अब इसमें लिख तो दिया गया व्यापार एवं कारोबार की स्वतंत्रता का अधिकार जो है, लेकिन इस पे भी प्रतिबंध, मतलब कि कैसे कि अब ऐसा ना हो कि आपको व्यापार करने की स्वतंत्रता तो देगी, मतलब कि कहने का मतलब है कि किसी पेशे या व्यवसाय के लिए पेशेगत या तकनीकी योग्यता को भी जरूरी ठहराया जा सकता है। मतलब कि जैसे कि आपके पास में डिग्री नहीं है और आपने अस्पताल खोल के बैठ गए हैं, तो कहना कि अभी तो हमें ये करने का अधिकार है। तो मतलब कि कुछ ऐसे व्यवसाय हैं जिनके लिए सरकार लाइसेंस जारी करती है, आपके पास पर्टिकुलर वो डिग्री होनी चाहिए, तभी आप वो बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपने कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर लिया। तो उसके लिए जो है गवर्नमेंट मतलब लाइसेंस, जैसे कि औषधि हो गई या विस्फोटक पदार्थ वाला हो गया, तो आप ऐसे नहीं खुले में नहीं बेच सकते हो, तो उसके लिए आपको पहले सरकार से लाइसेंस लेना पड़ेगा, तो उसके बाद नहीं आप व्यवसाय कर सकते हैं। तो बात करते हैं हम लोग अपने अगले अनुच्छेद की बात करें, तो अगला जो अनुच्छेद है वो है हमारा अनुच्छेद 20। तो चलिए देखते हैं कि अनुच्छेद 20 में क्या लिखा है। अनुच्छेद 20 में लिखा हुआ है कि अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। तो चलिए इसको देखते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है कि जब कोई अपराधी है तो उसको मतलब कि उसके दोष सिद्धि के संबंध में क्या क्या संरक्षण उसको मिलेंगे, वो चलिए इस पर चर्चा करते हैं। जैसे कि मतलब कि कोई पूर्व कानून नहीं, मतलब कि जैसे कि आपने कोई ऐसा काम कर दिया जो अपराध है ही नहीं, उस पर मतलब कि कानून ही नहीं बना, कि वो अभी तक अपराध माना ही नहीं गया है, तो किसी कानून में ये लिखा ही नहीं है कि जैसे कि कोई भी आपने कुछ ऐसी चीज़ कर दी कि जो अभी तक उसको मतलब कि अपराध नहीं माना गया, तो उसके लिए आप उस दोष के लिए मतलब कि आपको सज़ा नहीं मिलेगी। अच्छा, दूसरा जो पॉइंट है दोहरी क्षति नहीं, मतलब कि कहने का मतलब आपने अगर एक बार चोरी करी है तो आपको एक बार में जो सज़ा मिलनी है, जो कि जो भी कोर्ट आपको सुनाएगा, तो आपने वो सज़ा पूरी कर ली, तो उसके बाद में ऐसा नहीं है कि जब आपने अगर दोबारा चोरी करने गए तो आपकी सज़ा डबल नहीं, मतलब कि जो चोरी की सज़ा है आपने एक बार में काट ली, अगर आप दोबारा फिर वही काम करते पकड़े गए तो दोबारा की सज़ा आपको दोबारा काटनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि दोबारा जब आप जाएंगे तो आपके ऊपर सज़ा बढ़ा दी जाएगी, ये नहीं होगा। तो अगला जो पॉइंट है इसमें वो लिखा है कि स्व अभिशंसन नहीं, मतलब कि स्वयं के खिलाफ जो है आप व्यक्ति से ये नहीं कहा जा सकता है कि तुम कबूलो कि ये गुनाह तुमने किया, मतलब कि ये उस पर कोई प्रेशर नहीं होगा कि आप जो है कि मतलब कि जो अभियुक्त होगा वो खुद के विरुद्ध विरुद्ध मतलब कि गवाही नहीं दे सकता, कि वो खुद मतलब ये उसकी मर्जी है कि वो अपना गुनाह कबूल करे या ना करे, ये तो उसके ऊपर डिपेंड है, मतलब कि आप उसको फोर्स नहीं कर सकते हो कि वो आप अपने खुद के विरुद्ध ही साक्षी बन जाए, तो ऐसा करने के लिए उसको बाध्य नहीं किया जा सकता। तो ये बात अनुच्छेद 20 में लिखी हुई है। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे जो हमारा महत्वपूर्ण अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 21। बात अनुच्छेद 21 की कर लेते हैं कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अच्छा, ये काफ़ी बड़ा आर्टिकल है। तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का मतलब है कि अब आप लोग ये जान लिए कि जैसे कि हमारे प्राण प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता किस टाइप की हो, जैसे कि मैं आपको कुछ पॉइंट बता दे रहा हूँ, जैसे कि मानवीय प्रतिष्ठा के साथ जीने का अधिकार, ये आपका प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता में आ जाता है। और देखते हैं कि जैसे कि जीवन रक्षा का अधिकार, निजता का अधिकार, आश्रय का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, ये जो सारे पॉइंट हैं वो आपके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंदर कर आते हैं। मतलब कि आपको ऐसा नहीं है कि अकेले कारावास में बंद होने के विरुद्ध भी अधिकार मिला हुआ है, हथकड़ी लगाने के विरुद्ध भी अधिकार मिला हुआ है। ऐसा नहीं कि हाँ, बिना जुर्म किए ही हथकड़ी लगा दें, या देर से फांसी के विरुद्ध अधिकार, या विदेशी यात्रा करने पर अधिकार, सूचना का अधिकार इसी में आता है, सुनवाई का अधिकार आता है इसमें। तो कई सारे जो अधिकार हैं वो इसमें आते हैं कि जो आपके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से लेकर संबंधित है। तो वो जो सारे के सारे अधिकार हैं वो आर्टिकल अनुच्छेद मतलब कि अनुच्छेद 21 में आते हैं। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला जो हमारा महत्वपूर्ण अनुच्छेद है वो 21, जो अक्सर पेपर में पूछा ही जाता है, वनडे एग्जाम में तो आता ही है वन लाइनर के फॉर्म में। तो देखते हैं कि इसमें क्या है कि अनुच्छेद 21 का जो है वो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा ऐड किया गया है। इसमें क्या प्रावधान किया है कि
राज्य 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। तो ये प्रावधान अनुच्छेद 21 के काम में ऐड किया गया है। तो आइए बढ़ते हैं कि हम अपना अगला आर्टिकल देखते हैं कि तो अगला जो आर्टिकल है वो हमारा है अनुच्छेद 22। चलिए देखते हैं कि अनुच्छेद 22 में क्या लिखा हुआ है। अनुच्छेद 22 में जो है, अनुच्छेद 22 में कि निरोध एवं गिरफ्तारी से संरक्षण, मतलब कि आपको गिरफ्तारी से क्या क्या संरक्षण मिलेंगे, गिरफ्तार होने से पहले जो क्या क्या होगा। जैसे कि कुछ पॉइंट है, चलो हम लोग देख लेते हैं कि गिरफ्तारी करने के आधार का सूचना, मतलब कि अगर आपको पुलिस गिरफ्तार कर रही है तो उसका प्रॉपर रीज़न उसको बताना पड़ेगा कि भाई किस बेस पे आपको, किस जुर्म में आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। और आपको जो है विधि व्यवसाय से परामर्श करने की स्वतंत्रता होगी, मतलब कि आप अपना वकील रख सकते हैं। तो ये जो है गिरफ्तारी को लेकर आपको संरक्षण दिया गया है। मजिस्ट्रेट के सामने, मतलब कि 24 घंटे, मतलब पुलिस आपको गिरफ्तार कर लेगी 24 घंटे के अंदर, मतलब कि जो यात्रा का समय होगा उसको आप छोड़ दें तो बाकी का जो 24 घंटे के अंदर आपको पुलिस जो है मजिस्ट्रेट के पास में उपस्थित, सामने मतलब उपस्थित करना ही पड़ेगा। ये भी आपको संरक्षण मिला है। अच्छा, एक 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 पॉइंट और है, ये महत्वपूर्ण पॉइंट देख लीजिए। मतलब कि अगर कोई विदेशी है या निवारक हिरासत कानून के तहत गिरफ्तार किया गया तो आपको ये जो है ये सुविधाएं नहीं मिलेंगी। तो आपके लिए अलग कानून बनेगा। तो मतलब कि जो अलग जो होगा, चलिए हम लोग जो अलग जो कानून है उसको देख लेते हैं। मतलब कि कहने का मतलब है कि अगर कोई विदेशी है, कोई आतंकवादी आ गया और गवर्नमेंट, मतलब कि पुलिस ने उसको पकड़ लिया, तो ऐसा नहीं है कि उसको भी 24 घंटे की अवधि के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट करेंगे, या मतलब कि उसको भी वकील अपना मिलेगा, या गिरफ्तार करने के मतलब की सूचना उसको दी जाएगी, मतलब कि किस बेस पे। तो उसके लिए जो प्रोसेस होगी वो अलग होगी। मतलब कि उनको जो है उनको उनके लिए अधिकार नहीं है। मतलब कि अब जैसे कि बात कर लें कि निवारक हिरासत कानून, मतलब कि क्या क्या है, ये समय समय पर जो है सरकार बनाती रहती है। मतलब कि जैसे कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम का मुद्दा हो गया, आतंकवाद निवारण अधिनियम का मुद्दा हो गया, वही पोटा जो मीसा जो मतलब कि अभी समाप्त हो गए। मतलब कि ये समय समय पर बनते रहते हैं कि मतलब कि कोई व्यक्ति जो आतंकवादी है, अगर आपने उसको पकड़ लिया है, आतंकवादी गतिविधियों में पकड़ा गया है कोई व्यक्ति, तो ऐसा नहीं है कि उसको भी ये सारी सुविधाएं मिलेंगी। तो उसको ये सारे जो है अधिकार नहीं मिलेंगे गिरफ्तारी के दौरान। तो इसमें यही पॉइंट था। तो आगे हम लोग देखते हैं। आगे जो हमारा अगला आर्टिकल है वो आर्टिकल 23, आर्टिकल 23। तो इसमें क्या लिखा गया है, चलो हम लोग देखते हैं। तो इसमें लिखा गया है कि मानव दुर्व्यापार, यानी कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मतलब कि पुरुष हो गया, महिला हो गए, बच्चे हो गए, इनको मतलब कि वस्तु के समान आप खरीद और बिक्री इनकी नहीं की जा सकती। तो ये बात मानव दुर्व्यापार में लिखी हुई है। अच्छा, बात आ जाती है कि बलात् श्रम का निषेध। तो इसमें क्या होगा कि मतलब कि कोई व्यक्ति जो है बिना पारिश्रमिक के काम कराता है, मतलब कि कोई आप उससे काम तो करवा रहे हो पर उसके बदले में आप पैसे नहीं दे रहे हो, तो ये जो श्रेणी आ जाती है वो बलात् श्रम की आ जाती है। अच्छा, पहले क्या होता था कि जो जमींदार थे वो अपने नौकरों को उधार पैसा दिया और वो पैसे नहीं चुका पाते थे तो उनको जो बीच की अवधि होती थी तो उनसे वो फ्री में काम करवाते थे। तो वो जो है अब नहीं हो सकता है, ये बात संविधान में लिख दी गई है। तो जो अब हम लोग का अगला जो आर्टिकल है वो है 24। तो देखते हैं कि आर्टिकल 24 में क्या लिखा हुआ है। तो आर्टिकल 24 की बात करें तो कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का निषेध, मतलब कि जो 14 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं, आप उनसे फैक्ट्री हो गई, खान हो गई, या परिसंकट में गतिविधियां, मतलब कि जहां उनकी जान को जोखिम हो, तो आप उनसे वहां पे काम नहीं करवा सकते हो। ये बात आर्टिकल 24 में लिखी हुई है। तो आज के लिए बस इतना ही आज की क्लास में मैं रखूँगा, क्योंकि फिर वीडियो ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। इसके जो आगे का जो मूल अधिकार का जो हमारा चैप्टर है उसको मैं अगले वीडियो में कवर करवा दूंगा। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हुआ तो आप वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के पास में शेयर करिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जानकारी आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रही होगी, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में बहुत महत्वपूर्ण होगी। तो तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद देखने के लिए।